हेलो एवरीवन, मैं संजीत, वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढिघावा जाटान। मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल NSQF एडू इन्फो पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता भी होगा कि NSQF के अंडर अपना जो 14 स्किल चली हुई है, ऑटोमोबाइल हो, ब्यूटी वेलनेस हो, IT हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 10 नंबर का जो अपना सिलेबस है वो डाला हुआ है। 10 नंबर का अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर से अपने क्वेश्चन आएंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में हमने पहले टॉपिक में भी हमने कवर किया था। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती हैं? वो स्किल, वो गुण जिसके द्वारा हम कहीं भी कंपनी वगैरह में जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं, तो अपने अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है? बोलना, बैठना, उठना, चालना, ये सब चीजें हमारे को आनी चाहिए। तो उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो हमने पहला जो टॉपिक कवर किया था, उसके आगे ही हम कोशिश करेंगे आगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है प्रोनाउंसिएशन बेसिस। प्रोनाउंसिएशन बेसिस मतलब उच्चारण। तो उच्चारण क्या होता है भाई? कोई भी उच्चारण। तो उच्चारण क्या होता है भाई? उच्चारण किसी शब्द को बोलने का तरीका होता है भाई। उच्चारण क्या होता है? किसी भी शब्द को बोलने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? उच्चारण होता है भाई। अच्छी वार्तालाप के लिए आपको शब्द का उच्चारण सही से आना चाहिए भाई। ठीक है भाई। जो हम आपस में बातचीत करते हैं ना, तो उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके अंदर। जब हम ठीक से बोलेंगे ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, तो अगला जो बंदा है वो क्या समझेगा? तो शब्द का जो उच्चारण है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए शब्द का जो उच्चारण है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है वार्तालाप के लिए। ठीक है भाई। तो अच्छी वार्तालाप के लिए आपको शब्दों का अच्छा उच्चारण सही तरीके से करना चाहिए भाई। जैसे कि हम वर्ल्ड और वियर दे रखा है भाई। अब देखो, WORLD विश्व हो जाता है। ये जो वर्ल्ड, वर्ल्ड विश्व, तो इसको हम बोल देते हैं, कई बोलेंगे वर्ल्ड। अब अगर आप इसको बोलो वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, तो वर्ल्ड तो ये कोई शब्द नहीं बनता। वर्ल्ड जो अपना जो एग्जैक्ट जो उच्चारण है उसको हम करेंगे, तभी अगला जो बंदा है उसके साथ हमारा जो कम्युनिकेशन का जो वार्तालाप का जो तरीका है वो अच्छा बनेगा। इसके लिए अच्छा उच्चारण सीखने के लिए शब्दों को ढंग से सुनना भी जरूरी है भाई। अगर हमारे को अच्छा उच्चारण सीखना है ना, तो सबसे पहले हमारे को अच्छा सुनना भी पड़ेगा। ठीक है। अच्छा वक्ता होने के लिए पहले हमारे को अच्छा श्रोता बनना पड़ता है भाई। ठीक है भाई। पहले हमारे को सुनना भी अच्छे तरीके से पड़ेगा, तभी हम उस शब्द को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा वक्ता बनने के लिए हमेशा अच्छा श्रोता बनो पहले। ठीक है भाई। अगला जो अपना है हमारे पास, अब देखो भाई, कई बार क्या होता है, देखो हमारे पास अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर है भाई, परंतु हम बोलते वक्त ध्वनि का प्रयोग 26 से अधिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं भाई। जो अपनी अंग्रेजी भाषा है ना, उसमें ABCDE, अब ऐसे मत बनाया करो कि भाई डी से डे बनेगा, जे से जय बनेगा। तो जो 26 शब्द अपने अंग्रेजी भाषा में जो दिए हुए हैं ना, 26 लेटर्स, और हमारे पास जो उच्चारण होता है ना, उच्चारण 26 लेटर से भी ज्यादा का उच्चारण होता है भाई। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कैट, CAT कैट। इसमें क्या हुआ भाई? CA किसका काम कर रहा है? ए, कैट। तो कैट, एप्पल और बैग बन गया। लेकिन यहां पे KAR कार, FAST फास्ट, PAR के पार्क। तो कार, फास्ट, पार्क, इसमें कौन सा उच्चारण हो रहा है? आ का। कार, फास्ट और पार्क, इसमें किसका उच्चारण हो रहा है? आ का। अब देखो कोल, अब इसमें चेंज फिर हो गया, कोल, बोल या सो। इसमें क्या आएगा? कोल, बोल या सो। यहां पे जो अपना उच्चारण है वो बिल्कुल चेंज हो गया भाई। तो यहां पे क्या आ गया अपना? कोल, बोल और सो। तो इसमें अपना जो उच्चारण है ए शब्द है, यहां पे किसका प्रयोग किया हमने? ए शब्द का जो प्रयोग है उसी का देखो कितनी बार हमने अलग अलग प्रयोग देखा। तो जो 26 वर्ड, जो 26 लेटर्स जो अपने अंग्रेजी के दिए हुए हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अगर हम करेंगे तो 26 से ज्यादा बार बनेगा। तो ये मत सोचा करो कि ए से सिर्फ आ ही बनेगा। ठीक है। ए का प्रयोग ए में प्रयोग किया जा सकता है, आ में प्रयोग किया जा सकता है, और अ में प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्लीप। वोवल जो साउंड होती है, वोवल क्या होती है भाई? स्वर। स्वरों की जो साउंड दे रखी है, देखो स्लीप, SLEEP, SLEEP, स्लीप। इसको हम कैसे बोलेंगे? स्लीप मतलब सोना। और एक SLIP, स्लिप, ये कैसे बोला जाएगा? स्लिप। स्लिप क्या होता है? फिसलना। ठीक है भाई। जैसे कीप, इसको हम कीप नहीं बोलेंगे,
कीप नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा कीप। ठीक है, उच्चारण थोड़ा सा बड़ा होगा। फील और फिल। फील, फील क्या होता है? महसूस करना। और फिल मतलब भरना। तो इन शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, वोवल से अलग अलग जो अपना प्रोनाउंसिएशन है उसी के हिसाब से बोलेंगे। अगर हम फिल बोलेंगे तो अगला जो बंदा है वो समझेगा कि भर दो। और फील, फील का मतलब होगा कि उसकी भावनाएं, मतलब महसूस करना जो होता है वो फील के अंदर आएगा भाई। ठीक है, जैसे फुट, बुक। ठीक है भाई, तो ये अपने साउंड्स होते हैं अलग अलग। देखो नियर, अब देखो ई के साथ ए आ गया ना, तो ई की बात नहीं बोल जाएगी, यह बन जाएगा। अब देखो नियर, ई के साथ ए आ गया ना, ई के साथ ए, तो क्या बन गया? यह बन गया। जैसे नियर, डियर, हियर, ई के साथ ए जुड़ने से यह का उच्चारण बनेगा। कौन सा बन गया? नियर, डियर, हियर, इस तरह। ठीक है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जो होती हैं वो देखो, पी साउंड, पेन। ठीक है भाई, रिपोर्ट, स्टॉप, टी से जैसे ट्रेन, स्टोरी। ठीक है, तो इस प्रकार जो उच्चारण है वो हमारे को अच्छे तरीके से आना चाहिए भाई। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो उच्चारण हमें शब्दों का वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। जब हमारे को शब्दों का उच्चारण ही अच्छे तरीके से नहीं आएगा तो हम अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे से अगले को नहीं समझा पाएंगे। हम बोलेंगे स्लिप और बोलेंगे स्लीप। जब सोना होगा तो सोने के लिए हम बोलेंगे स्लिप, तो वो वर्ड अलग हो जाएगा और स्लीप वर्ड अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे जो अपना होता है कम्युनिकेशन, जो अपना वार्तालाप होती है, कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, अभिवादन तथा परिचय। अभिवादन क्या होता है? जब भी आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गया, या जैसे ही तुम अपने टीचर्स को मिलते हो तो उन सब का क्या करते हो? ग्रीटिंग करते हो, अभिवादन करते हो। ऐसे गुड मॉर्निंग करते हो या नमस्ते करते हो, हाथ जोड़ते हो, वो सब क्या आता है? ग्रीटिंग के अंदर आता है भाई। और इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय क्या होता है भाई? जब हम किसी के सामने, अननोन पर्सन के सामने, जब किसी को हम जानते नहीं और उनके सामने अपने आप को एक्सप्रेस जब करते हैं तो हम क्या देते हैं? अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि आई एम संजीत, मतलब आई एम संजीत, आई एम ए टीचर। इस तरह मैं अपना इंट्रोडक्शन जो देता हूं ना वो क्या कहलाता है? परिचय। इंट्रोडक्शन कहलाता है अपने आप के बारे में दूसरे को बताना, वो क्या कहलाएगा? इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है भाई, तो देखो जब हम किसी के से बात करना स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, जैसे कि नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो वो क्या कहलाता है भाई? ग्रीटिंग कहलाता है। जब हम अपने बारे में बताने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वह परिचय कहलाता है। जब मैं अपने आप के बारे में बताने के लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा, वाक्य का प्रयोग करूंगा ना कि आई एम संजीत, तो इसका मतलब मैं अपना परिचय दे रहा हूं। उसको हम क्या बोलेंगे? परिचय बुलाएंगे भाई। उसमें को हम ग्रीटिंग नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहलाएंगे? परिचय कहेंगे भाई। ठीक है, तो जो ग्रीटिंग जो होती है अपनी, जो अभिवादन होता है वो दो प्रकार का होता है भाई, फॉर्मल ग्रीटिंग और इनफॉर्मल ग्रीटिंग। देखो फॉर्मल, फॉर्मल क्या होता है? औपचारिक अभिवादन। और इनफॉर्मल ग्रीटिंग, अनौपचारिक अभिवादन। फॉर्मल ग्रीटिंग और इनफॉर्मल ग्रीटिंग। ठीक है भाई, फॉर्मल ग्रीटिंग, औपचारिक अभिवादन क्या होता है? जब हम किसी परिचित, अपरिचित व्यक्ति से अभिवादन करते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस। जैसे हम कहीं भी बाहर चले गए और अपरिचित व्यक्ति है ना उसके साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो वो कम्युनिकेशन, वो जो परिचय है वो क्या कहलाता है? फॉर्मल परिचय कहलाता है भाई। जैसे स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, ऑफिस में चले गए। ठीक है, अपरिचित जिसको हमें क्लोज नहीं मानते। और अनौपचारिक अभिवादन क्या होता है? जब हम परिचित व्यक्ति, दोस्त, परिवार या अभिवादन उससे करते हैं तो डायरेक्ट, जैसे हेलो, हाय, ये क्या है? अनौपचारिक अभिवादन है। उसके बाद परिचय की बात करते हैं हम। परिचय क्या होता है? जब हम किसी से मिलते हैं तो अपना परिचय देने की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपने बारे में विस्तार से बताना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं या किसी जॉब वगैरह इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंट्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण अपना भाग होता है। इंट्रोडक्शन जितना अच्छा आप अपने आप को इंट्रोडक्शन कर पाओगे उतना ही अच्छा आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। सबसे अच्छा जो क्या होता है? परिचय अपना देना सबसे अच्छा होना चाहिए भाई। अपना परिचय, अपने बारे में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाना। मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या बैठना अच्छा लगता है, कैसे उठना अच्छा लगता है, कैसे बात करना अच्छा लगता है, क्या हमारा जो
क्या मैं अपने सब्जेक्ट में क्लियर हूँ, वो सब चीजें जो बताना होता है वो सब क्या कहलाता है, परिचय कहलाता है। और परिचय जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी होते, उतने अच्छे जॉब के अवसर होते हैं। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो अपना परिचय देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है भाई, अपने बारे में बताना पड़ता है। तो जो अपने बारे में बताना होता है ना भाई, वो दो प्रकार का बताना होता है। एक तो जैसे मैं वर्बली बता दूं भाई, जैसे मैं गया इंटरव्यू के लिए अगर कहीं जाता हूं तो सामने जो बंदा बैठा मैंने उसको वर्बली बता दिया, वो क्या कहलाएगा, परिचय, इंट्रोडक्शन ही कहलाएगा वो भी। लेकिन एक दूसरा परिचय भी होता है, एक फॉर्म, फॉर्म फिलअप करना। जैसे फॉर्म भरना, कई बार हमें बोलकर बताने के बजाय लिख कर अपना परिचय देना पड़ता है भाई। कई बार हमारे को क्या भरना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म जैसे कि आप कोई नौकरी वगैरह के लिए फॉर्म भरते हो तो सरकार को थोड़ी पता होता है कि भाई आपका क्या नाम है, आप कौन से गांव से हो। तो हमने अपना परिचय सरकार तक पहुंचाना, हम तो फॉर्म भर के पहुंचाना पड़ेगा, एक एक को बुला के भी नहीं पूछेगी सरकार। तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। कहीं भी आप जॉब के लिए चले गए, 100 बंदे बैठे तो 100 बंदों को क्या करेंगे, वो एक फॉर्म भरवा लेंगे सबसे। एक एक से पूछने की बजाय आप कहां से आए हो, क्या करते हो, कुछ उसकी बजाय क्या करेंगे, वो फॉर्म भरवा लेंगे। फॉर्म के अंदर क्या होगा भाई, नेम होगा उसका, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया और नीचे सिग्नेचर हो गए। तो भाई उसके अंदर उसका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा उसका, पिन कोड आ जाएगा और साइन आ जाएंगे। तो वो 100 फॉर्म हमने भरवा ली। 100 फॉर्म भरवा करके अगर वो टेबल पे जाएंगे, मैनेजर की टेबल पे, तो वो अपने आप पहचान लेगा ये क्या नाम है, इसका क्या करता है। वो उसको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अगला जो बंदा इंटरव्यू के लिए आएगा। तो ठीक है भाई, फॉर्म भरना सबसे महत्वपूर्ण भाग हो गया किसका, परिचय देने का। दो प्रकार के हो गए ना परिचय, एक तो वर्बली और एक रिटन में, दोनों प्रकार का परिचय आपको समझना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये तो था भाई ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन, कि अपना अभिवादन करना और परिचय देना। जब भी हम कहीं किसी परिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो भी अभिवादन करते हैं, और अपरिचित से मिलते हैं तो भी अभिवादन करते हैं। और इंट्रोडक्शन कहां होता है, जब हमको किसी को हमारे बारे में अपनी बातें बतानी हो, अपना सब्जेक्ट्स बताना हो, या अपने क्वालिफिकेशंस बतानी हो, अपनी स्किल्स बतानी हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इंट्रोडक्शन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अब प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना भाई क्यों जरूरी होता है, प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन। हमारे को कई बार बात क्लियर नहीं हो पाती भाई। जैसे कि मैं बोल दूं मैंने खाया, अब आपके मन में डाउट रहेगा कि क्या खाया, ठीक है। तो वो जो डाउट आपके मन में रह गया ना, उसको क्लियर करना क्या कहलाता है, आस्किंग क्वेश्चन कहलाता है। कि क्वेश्चन पूछना। आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे, आप लगाओगे उसके आगे क्या, आपने क्या लगाया, क्या, तो क्या लगा दिया, आपने क्या खाया, तो मेरा जो आंसर होगा, जैसे मैंने सेब खाया, तो उसका आंसर मिल गया आपको। आपको पूर्ण जो भाव है वो पता लग गया। तो इसलिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ती है। जब हम किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाते तो उसके लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रश्न किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए की गई प्रार्थना होती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपने क्या खाया, तो मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे, आपने वापस में रिप्लाई किया मेरे को कि मैंने सेब खाया। तो मेरे को अपना जो पूर्ण जो भाव है वो मेरे को पता लग गया, पूर्ण अर्थ मेरे वाक्य का पता लग गया। तो वो क्या है, प्रश्न किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो हम विनम्र प्रार्थना लगा लो, रिक्वेस्ट लगा लो, जो करते हैं वो क्या कहलाती है, आस्किंग क्वेश्चन कहलाता है। कि भाई क्वेश्चन पूछना, ठीक है। इसके फायदे क्या है भाई, क्या फायदे हैं आस्किंग क्वेश्चन पूछने के, क्या फायदे होते हैं। नई सूचना और ज्ञान प्राप्त होता है भाई हमारे को। सबसे पहले क्या प्राप्त होता है भाई, सूचना और ज्ञान प्राप्त होता है। अब जैसे कि मैंने पूछ लिया आप कहां जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा जा रहा है और मैं उससे पूछता हूं आप कहां जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मेरा एक तो ज्ञान बढ़ गया और सूचना मेरे को मिल गई। मतलब कि आप कहां जा रहे हैं, तो आपका जवाब हुआ कि स्टेडियम जा रहे हैं, तो मुझे जो है सूचना मिल गई, ठीक है भाई। दूसरा क्या है, हम सुनिश्चित हो जाते हैं कि जो हम जानते हैं वह सही है क्या। कई बार क्या होता है भाई, हमारे अंदर डाउट होता है, हमारे मन के अंदर डाउट है, हमारे को ऑलरेडी पता है कि अगला बंदा स्टेडियम जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे को डाउट है। तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन पुटअप कर लिया, उसके आगे क्वेश्चन रख दिया आप कहां जा रहे हैं, तो अगले का जवाब आया स्टेडियम जा रहा हूं। तो हमारे को पहले ही पता था स्टेडियम जा रहा है, लेकिन जो हमारा जो डाउट था ना, वो डाउट हमारा क्लियर हो गया कि बंदा कहां जा रहा है, ठीक है भाई। संदेह दूर होता है। एक जो कई बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो भी दूर करने का कार्य करती है क्वेश्चन। जब हम किसी से अपना क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो हमारा जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हमने मान लो हमारे मन में ये है कि भाई अगला बंदा स्टेडियम जा रहा है,
लेकिन अगला बंदा कहीं और जा रहा है, हमारे को संदेह है कि अगला बंदा स्टेडियम जा रहा है, अगला बंदा जा रहा है कहीं और, तो हमारे जो मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो संदेह है ना, वो पैदा रहेगा। कब तक? जब तक हम उसके सामने कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे कि आप कहां जा रहे हैं, तो हम जैसे ही उसके सामने क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो अगला बंदे का जवाब होगा कि मैं स्टेडियम जा रहा हूं या बस स्टैंड जा रहा हूं। तो उसका जो क्वेश्चन का जवाब आते ही हमारा जो संदेह है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसलिए आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन की आवश्यकता क्यों होती है भाई? तो क्वेश्चन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा है भाई। अगला जो प्रश्न, अगला जो है, हम कैसे पता लगाए कि हमारे पास पूर्ण सूचना उपलब्ध है? अब जैसे मैंने बताया कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हमारे पास जो सूचना है वो पूर्ण उपलब्ध है। अब कोई बंदा, मान लो मैंने अभी बताया था कि बंदा स्टेडियम जा रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास पूर्ण सूचना है या नहीं है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई? उसके लिए 5W1H वर्ड, ये 5W प्लस 1H वर्ड का प्रयोग करते हैं। 5W मतलब कि हु, वेहर, वेहन, वट, वाई और हाउ, इन शब्दों का प्रयोग करके, इन 6 शब्दों का प्रयोग करके, 5 शब्द तो हो गए, हु, वेहर, वेहन, वट और वाई, इन 5 शब्दों का और हाउ, इनका प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास पूर्ण सूचना, हमारे पास पूर्ण सूचना उपलब्ध है या नहीं। जैसे कि हु किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हु प्रयोग किया जाएगा व्यक्ति के लिए। हु प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? व्यक्ति के लिए। जैसे कि हु इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल, हु का प्रयोग किस लिए किया जाता है? व्यक्ति के बारे में अगर हमारे को कोई सूचना लेनी है ना, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। जैसे हु इज द न्यू स्टूडेंट इन क्लास, जैसे कि मैंने पूछ लिया कि क्लास में कौन बच्चा नया है भाई, मैंने एक ह्यूमन बीइंग की सूचना लेनी है, तो मैं क्या प्रयोग करूंगा? हु का प्रयोग करूंगा। जैसे कि हु इज द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। आगे वेहर, तो मेरे को जवाब मिलेगा जैसे रोहित, जो भी बच्चा होगा वो खड़ा हो जाएगा, भाई मैं क्लास में नया हूं, या कोई दूसरा बच्चा एक्सप्लेन करेगा सर रोहित इज द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है भाई। अगला जो है वेहर, वेहर इज यूज टू आस्क अबाउट ए प्लेस, जब हमारे को स्थान के बारे में पता करना है ना, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? वेहर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि भाई जब हमारे को स्थान के बारे में पता करना है तो वेयर का प्रयोग किया जाएगा। वेयर डज शी लिव, मतलब कि वह कहां रहती है, वेयर डज शी लिव। जब मैंने पता करना है कि वो उसका स्थान पता करना है कि वो कहां रहता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर डज शी लिव। तो जैसे इसका आंसर आएगा शी लिव्स इन मुंबई। अगले की जो क्वेश्चन का आंसर आएगा शी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। तो अपना जो डाउट है वो क्लियर हो गया कि वेयर डज शी लिव, शी लिव्स इन मुंबई। इसी प्रकार से वेहन का प्रयोग, वेहन का प्रयोग कब किया जाएगा? जब हमारे को टाइम के बारे में पता करना हो, किसी भी समय के बारे में पता करना हो, टाइम के बारे में पता करना हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वेहन का प्रयोग करेंगे। वेहन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम, वेहन का प्रयोग कहां किया जाएगा? जब हमारे को किसी चीज का समय पता करना। जैसे कि व्हेन डिड शी ज्वाइन स्कूल, उसने जो स्कूल है वो कब ज्वाइन किया भाई, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया, इसके बारे में हमने पता करना, तो किसका प्रयोग करेंगे? हम वेहन का प्रयोग करेंगे। वेहन मतलब वेहन शी डिड, व्हेन डिड शी ज्वाइन स्कूल, तो इसका आंसर आएगा शी ज्वाइन द स्कूल ऑन मंडे या ट्यूसडे। ठीक है भाई। तो हमारे को पूर्ण सूचना उपलब्ध हो जाएगी। वट, तो वट किस लिए प्रयोग किया जाएगा भाई? वट क्या होता है? क्या। वट का क्या अर्थ होगा? क्या। तो ठीक है भाई, क्या का प्रयोग कहां किया जाएगा? वट इज यूज टू आस्क अबाउट थिंग एंड आइडिया और एक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगा लो, किसी भी थिंग मतलब सामान के लिए लगा लो, आइडिया कोई विचार के लिए लगा लो कि भाई आपके मन में क्या विचार है। ठीक है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? वट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वट इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? वट इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पुट किया तो आंसर आएगा हर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, जो भी हो, हर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, बायो या केमिस्ट्री। तो हमारे पास पूर्ण सूचना आ गई ना कि वट का प्रयोग करने से हमारे पास पूर्ण सूचना उपलब्ध हो गई। अगला वाई, अगला है वाई। तो वाई किस लिए प्रयोग किया जाता है? वाई इज यूज टू फाइंड द रीजन, किसी भी जो बात है उसका कारण पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? किसी भी रीजन की बात
किसी भी बात का रीजन पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। जैसे कि भाई वाई इज सी नॉट टॉकिंग एनीवन इन दी क्लास, कि भाई वो क्लास में किसी से भी बातें क्यों नहीं कर रही है। ये वाक्य है भाई, वो किसी से भी क्लास में बातें क्यों नहीं कर रही है। तो क्यों का शब्द का प्रयोग आएगा तो हमारे को रीजन का पता लगेगा कि भाई वो नाराज है, वो बीमार है, या फिर वो बोल नहीं सकती, या उसको कुछ तकलीफ है। तो हमारे को रीजन का पता लगेगा। वाई का प्रयोग करने से हमारे को उसके रीजन का पता लगेगा भाई। ठीक है, उसके बाद है हाउ। हाउ क्या होता है भाई, हाउ इज यूज टू फाइंड द मेथड, किसी का तरीका पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, हाउ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि भाई हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई हेल्प हर मेक फ्रेंड्स, भाई मैं उसके जो दोस्त बनाने में मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूं, मतलब कैसे, मतलब तरीका, तरीके का प्रयोग कैसे किया जाता है, हाउ। हाउ कैन आई हेल्प हर, हाउ कैन आई हेल्प हर मेक फ्रेंड्स, मैं उसके जो दोस्त हैं उनको बनाने में कैसे मदद कर सकता हूं भाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, तरीका होगा भाई। ठीक है, आगे जो अपना आता है ये तो था क्वेश्चन पता करने के लिए। पूर्ण सूचना अगर हमारे पास नहीं है तो उसका पता हम कैसे करेंगे, 5W+1H वर्ड का यूज करेंगे। वट, वाई, वेयर, हाउ, हु, वेयर, व्हेन, वट, वाई और हाउ, इन शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी जो पूर्ण सूचना है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद अगला है प्रश्न के प्रकार। जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके क्या प्रकार होते हैं भाई। तो ये थोड़ा सा कट गया भाई। तो प्रश्न के प्रकार कौन से होते हैं, ओपन है ये भाई, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये क्या है, ओपन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है भाई, और ये क्या है, क्लोज एंडेड। ये क्या भाई, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसमें क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसके बारे, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न, हमने प्रश्न पुट करना है, क्वेश्चन मतलब क्या, प्रश्न पुट करना है। तो प्रश्न को किस लिए किसका प्रयोग करके, वाई, वेयर, हाउ, वेहन, वेहर लगाकर हम क्वेश्चन बना सकते हैं भाई। ठीक है, हमारे को नया, हमारे को क्वेश्चन अगर बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वाई, वेहर, हु, हाउ, वेहन और वेहर, ये जो शब्दों का प्रयोग करके हम जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, जो हमने अभी पढ़े थे, वो कौन से होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ हमारे को केवल हाँ और ना में जवाब चाहिए होता है भाई, केवल हाँ और ना में। उसका तो जवाब आएगा ना 5W+1H वर्ड का, उसका तो शब्दों का जो, जैसे कि मैंने व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपका हाँ या ना में जवाब नहीं होगा, वहां पे जवाब क्या होगा, मैथ्स, बायो या केमिस्ट्री। ठीक है, अलग शब्द का। लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनका उत्तर सिर्फ हाँ या ना होता है, सिर्फ हाँ और ना कहने से हमारे को पूर्ण सूचना मिल जाती है, वो कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं भाई। ठीक है भाई, जैसे आई लाइक इट, तो डू यू लाइक इट, तो आपका आंसर यस या नो। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए भाई। ठीक है, अगला जो अपना यूनिट 2 आ गई भाई, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अब तक तो हमने पढ़ा भाई कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कि भाई राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं। ठीक है भाई, इनके बारे में पढ़ा। अब हमारा आ गया यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ क्या होता है, अपने आप, और मैनेजमेंट क्या होता है, अपने आप को मैनेज करना या सुधारना। अपने जो मैनेजमेंट के अंदर जैसे मैंने कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है, कैसे अपने जो है खाना पीना, बैठने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, ये सब क्या किसके अंदर आएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आएंगे। अपनी हाथों की सफाई, नाखून की सफाई, ये सब चीजें किसमें आएंगी, सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आएंगे भी। ठीक है, अपने आप को सुधारने की जो कला है वो क्या कहलाती है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहलाती है वो। तो जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं, सबसे पहले जो होता है सेल्फ कंट्रोल होता है भाई। सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, सेल्फ मतलब कि अपने आप पर, कंट्रोल मतलब कि नियंत्रण, अपने आप के ऊपर जो नियंत्रण होता है वो क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। जैसे कि अलग अलग परिस्थिति में अपने व्यवहार, विचार और भावनाओं को नियंत्रित करना सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है भाई। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होगा, जब हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को, जब हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप के ऊपर कंट्रोल करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि हमारे मन में बहुत ही खुशी है, मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन हम कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर दुख है, मतलब ऑलरेडी दुख है अगले बंदे को,
तो वहां पे हम अपनी खुशी जाहिर नहीं करते, वहां पे अपने इमोशंस जो अपनी फीलिंग्स है उनको कंट्रोल करके और उसके दुख को बांटने की कोशिश करते हैं, तो क्या आएगा, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना, वो सेल्फ कंट्रोल लाएगा भाई। ठीक है, अपने आप को समझना, अपनी रुचि और योग्यता को पहचानना। दूसरा क्या भाई, सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल अगर हम करेंगे ना, दूसरा अगर हम अपने आप को समझेंगे कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, अपनी रुचि को पहचानेंगे, भाई मैंने किस में रुचि है, मेरी कंप्यूटर में रुचि है, मेरी इंग्लिश में रुचि है, मेरी किस चीज में रुचि है, भाई मेरी प्राइवेट सेक्टर में रुचि है, मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में रुचि है। रुचि का मतलब हो गया इंटरेस्ट। रुचि क्या होता है, इंटरेस्ट। तो भाई इंटरेस्ट, आदमी अगर अपना इंटरेस्ट पहचानेगा और अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर कार्य करेगा, अपनी योग्यता के हिसाब से कार्य करेगा, तो वो क्या है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएगा भाई। आत्मविश्वास जो अपना कॉन्फिडेंस है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई होना है, वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो होती है ना, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट की जो स्किल होती है उसका एक हिस्सा होती है क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का एक हिस्सा है। तो अपना आत्मविश्वास जो है ना, कि मैं ये कर सकता हूं और ये मैं करूंगा, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, उसको बढ़ाने में सहायता सेल्फ मैनेजमेंट जो स्किल होती है उसका जो हिस्सा होती है। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, अच्छी आदतें पैदा करना। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है भाई, अच्छी आदतें पैदा करना, मतलब कि उठने बैठने का अच्छा तरीका बनाना, पहनने का अच्छा तरीका बनाना, बात करने का अच्छा तरीका बनाना, बोलने का अच्छा तरीका बनाना, ये क्या होती हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर आती है। दूसरा क्या, गलत आदतों को मिटाना। ठीक है भाई, जो सेल्फ मैनेजमेंट अगर अपना बढ़िया होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बढ़िया होगा, तो हमारे अंदर जो गलत आदतें हैं वो हमारे को मिटाने में मदद करेगा। अगला क्या, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना। जब हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बढ़िया हो जाएंगी, जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आप हाई हो जाएगा, तो हम जो अपना लक्ष्य है, जो अपना टारगेट है, उसको पूरा करने में क्या कर सकते हैं, मददगार साबित होगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा है मैनेजमेंट स्किल का। तो आत्मविश्वास जो हमने अभी पढ़ा कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या करता है, कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, गलत जो आदतें हैं उनको मिटाने में मदद करता है। तो वो होता क्या भाई, सेल्फ मैनेजमेंट को कैसे तरीका पूछा है इसने, आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका, मतलब क्या तरीका होता है, किसके द्वारा हम आत्मविश्वास बना सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जनरेट कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कायम कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, उपलब्धता की प्रशंसा करें और असफलता को स्वीकार करें। अगर हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए क्या होता है, कोई भी अचीवमेंट हुई है ना, उसको प्रशंसा करें भाई, कि ये बहुत अच्छा हुआ, सही हुआ। ठीक है, उसको अप्रेज करें, प्रशंसा करें और असफलता को स्वीकार करें। अगर हमारे को कई बार असफलता मिल गई, मान लो कोई काम हमारे को, हमने कोई काम किया और वो सक्सेस नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, तो उसको असफलता को स्वीकार करें भाई, स्वीकार करके, और हाँ आगे मैं इसको और भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने में मदद करेगा। दूसरा क्या, एक लक्ष्य निर्धारित करें तथा उस लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ने का प्रयास करें भाई। कोई भी एक टारगेट लेके चले भाई, मैंने अब +2 करके ये करना है, मैंने BA करके ये करना है, मैंने MBA करके ये करना है, B.Tech करके ये करना है। कोई भी एक लक्ष्य आदमी के अंदर होना चाहिए कि मैंने जिंदगी के अंदर ये करना है, मैंने IAS अफसर बनना है, या मैंने एक पुलिस अफसर बनना है, या कांस्टेबल बनना है। जो भी अपना एक टारगेट है, वो टारगेट होना चाहिए, उस टारगेट को हिट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, अप होगा। और हमेशा अच्छे पक्ष की तरफ देखें व खुश रहें। हमेशा कोई भी चीज होती है ना, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दो इफेक्ट होते हैं। कोई भी जो काम होता है, उसके हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दो इफेक्ट होते हैं। तो हमेशा जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसको देखने की कोशिश करें, नेगेटिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट करें और हमेशा खुश रहें। तो इससे जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा। ठीक है, अप होने में मदद होगी। अगला है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड भाई। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, अभी जो मैंने बात की कि दो प्रकार, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो, हर जो बात है उसके दो पॉजिटिव और नेगेटिव दो अर्थ होते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसको अपनाने की कोशिश करें। तो सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, किसी भी कार्य के प्रति धैर्य, जांच और अच्छी आदतों को सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है भाई। सकारात्मक दृष्टिकोण पर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे पैदा होगा भाई, कोई भी जो काम है ना, किसी भी कार्य के प्रति धैर्य, एक तो धैर्य रखे भाई। ये नहीं कि भाई मैंने अब ये काम किया तो मेरा ये काम 5 मिनट में ही हो जाना चाहिए। अगर उस काम के प्रति आप धैर्य रखोगे ना, तो यकीनन वो काम आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, तो किसी भी कार्य के प्रति धैर्य, जांच या अच्छी आदत, और आपकी आदत जो अच्छी आदत होगी, तो सकारात्मक दृष्टिकोण आपके अंदर पैदा होगा।
उसके बाद में जो सकारात्मक दृष्टिकोण आपका पैदा होगा, तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपका पैदा होगा, वो किस चीज में आपकी मदद करेगा, चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा भाई। वो कोई भी जो चैलेंज होते हैं ना, उनको पूर्ण करने में मदद करेगा, आपको ऊर्जावान बनाता है भाई। आपको क्या बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको क्या बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा, मतलब कि एनर्जेटिक बनाएगा आपको। आपकी कार्य के प्रति रुचि भी बढ़ेगी और आप उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। दूसरा क्या होता है, काम अच्छे तरीके से करने में मदद करता है। देखो आगे वही लाइन फिर आगे, काम को अच्छे तरीके से करने में मदद करेगा पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको आपके आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाता है भाई। जब आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपके आसपास का जो माहौल है वो ऑटोमेटिक खुशनुमा हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा, बिल्कुल खुशी ही रहेगी। ठीक है, अगला जो सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बनाए, तो सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए क्या करना चाहिए भाई, जो अपना एटीट्यूड है ना वो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो क्या है, अपने दिन की जो शुरुआत है वो सकारात्मक करे भाई। सकारात्मक मतलब कि मेडिटेशन वगैरह से हमेशा अपने दिन की शुरुआत करें। ठीक है, उसके बाद आराम करने के लिए समय निकाले भाई। पूरा दिन में ये नहीं है कि पूरा दिन काम 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 या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये नहीं, उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा समय अपने लिए निकाले, रेस्ट करने के लिए जरूर निकालें। ठीक है भाई, किसी भी स्थिति में अच्छा सोचे। मैंने अभी बताया था किसी भी बात के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अर्थ होते हैं, दोनों परिस्थिति होती है, पॉजिटिव परिस्थिति होती है, नेगेटिव परिस्थिति होती है। तो हमेशा पॉजिटिव परिस्थिति को अपनाएं, नेगेटिव को छोड़े। हमेशा दूसरों का आदर करें भाई, हमेशा दूसरों का आदर करें। आदर मतलब कि जैसे ग्रीटिंग करें या दूसरे की आदर सत्कार करें, अच्छा बोले। ठीक है, अगला क्या, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो सकारात्मक जो एटीट्यूड हो गया आपका, एटीट्यूड के बाद में क्या आता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, ताकत। ताकत जो होती है अपनी स्ट्रेंथ होती है, और वीकनेस क्या होती है, कमजोरी। आदमी के अंदर ताकत और कमजोरी दोनों चीज होती हैं। किसी भी आदमी के अंदर, जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, मान लो इंग्लिश लगा लो, किसी के लिए तो वो ताकत है, किसी को तो इंग्लिश में इतना अच्छा इंटरेस्ट है, इतना अच्छा उसको इंग्लिश आता है, तो उसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट है इंग्लिश के अंदर, तो उसके लिए तो वो ताकत है। वो एग्जाम में अच्छे स्कोर करता है ना, तो सबसे ज्यादा स्कोर उसका इंग्लिश का होता है, तो इंग्लिश उसके स्कोर को अप कर देता है। ठीक है, और किसी के लिए वो कमजोरी है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो किसी के लिए क्या हो गया, कमजोरी हो गया, कि भाई इंग्लिश में वो क्या होगा, इंग्लिश में फेल हो जाएगा, इंग्लिश में उसको कुछ आता नहीं है। तो ताकत और कमजोरी होती है ना, वो अपनी हमेशा पहचानने की कोशिश करें कि मेरे अंदर क्या ताकत है और क्या कमजोरी है, मतलब कौन सी जो चीज है वो मेरे अंदर एनर्जी का कार्य करती है, और कौन सी जो चीज है वो हमारी कमजोरी का कारण बनती है। हमेशा अपनी उस चीज को पहचानने की कोशिश करें। देखो जैसे अपने आप को जाने कि आप क्या पसंद करते हैं, आप किस प्रकार के विचार रखते हैं, आप क्या अच्छे से कर सकते हैं तथा क्या अच्छे से नहीं कर सकते। वही बात आ गई ना, कि अपने आप को अच्छे से पहचाने कि भाई क्या आप अच्छे से कर सकते हैं, मतलब कौन सा जो काम हो आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि है ना, उसको अपनी ताकत बनाओ। ठीक है, उसको हमेशा अपनी ताकत बना के चलो। तो सिर्फ आप ही अपनी ताकत और कमजोरी का पता लगा सकते हैं भाई। अपनी ताकत और कमजोरी का पता किसको होता है भाई, हमेशा आदमी को खुद को पता होता है। ठीक है बच्चों, तो अपनी ताकत और कमजोरी का हमेशा खुद को पता होता है, और खुद अपनी कमजोरी को और ताकत को पता लगाने की कोशिश करें। जैसे कि देयर का स्ट्रेंथ आर व्हाट वी डू ऑल एंड आर गुड एट, एवरीवन हैज स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, अब देखो इसके लिए तो ये स्ट्रेंथ है और इसके लिए वीकनेस है। ठीक है भाई, ये इसको नहीं उठा सकता और ये इसको आसानी से उठा सकता है। तो ये क्या होगा, एक के लिए स्ट्रेंथ होगी और एक के लिए क्या होगी, वीकनेस होगी। ठीक है भाई, तो वीकनेस और स्ट्रेंथ को कैसे पहचानोगे भाई, तो बाई अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वी कैन नो व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू। तो सबसे पहले तो ये पहचाने भाई हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसकी हमारे को पहचान होनी चाहिए, तब हम वीकनेस का और स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन वी कैन प्लान व्हाट एंड हाउ कैन वी इंप्रूव आवरसेल्व्स। जब हमारे को पता लग जाएगा ना कि भाई हम किस चीज में अच्छा कर सकते हैं और किस चीज में अच्छा नहीं कर सकते, तो फिर उसको हम प्लान बनाएं, प्लान व्हाट एंड हाउ, कि हम उसको कैसे हम उसको सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। बाय इंप्रूविंग वी विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स। जब हम उसमें सुधार करेंगे ना, तो हम अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट, मतलब आत्मविश्वास जो है हमारा, आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा, और हम अपने आप को पूरी तरह से विश्वस्त महसूस करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो स्ट्रेंथ को, अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है उसको हमेशा पहचाने। आदमी के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमेशा पहचान करके, और उसको स्ट्रेंथ को हमारी जो ताकत बनाए और कमजोरी को नेग्लेक्ट करें। उसके बाद पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई।
पर्सनल हाइजीन सबसे ज्यादा मैटर करता है भाई। कोई भी कम्युनिकेशन स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल हाइजीन, अपनी खुद की साफ सफाई। खुद की साफ सफाई आदमी ने हमेशा, जब भी आप सेक्टर में कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हो तो अपनी पर्सनल जो हाइजीन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपने खुद की जो रख रखाव है, खुद की जो देखभाल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो देखो निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है, हमेशा स्वस्थ रहिए। अगर आप खुद की जो साफ सफाई है पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है, नाखून काटना, बाल कटवाना, ये सब क्या होता है पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। अच्छे से वेल ड्रेस रहना, अपने अच्छे कपड़े पहनना, ये सब क्या होता है पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। तो ये पर्सनल हाइजीन क्या करता है, हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आदमी पर्सनल हाइजीन को अगर देखिए कि पर्सनल हाइजीन के अंदर क्या क्या होता है, हमेशा स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना भी एक पर्सनल हाइजीन है। अपने आप की बढ़िया इमेज बनाएं कि दूसरे के आगे जो हमारी इमेज जो है, हमारी जो तस्वीर है वो हमेशा बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद पब्लिक स्थान पर शर्मिंदगी महसूस करने से बचें। कई बार ऐसा काम हो जाता है भाई, कई बार हम पब्लिक प्लेस में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो वो हमें महसूस नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई। तो जैसे कि क्या क्या होता है भाई, कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ, ब्रश योर टीथ, चेंज योर टूथपेस्ट, टूथब्रश एज सुन एज इट शेप्स। मतलब कि क्या है भाई, तो अपने जो बाल वगैरह हैं उनको अच्छे से धो करके अच्छे तरीके से रखें। ठीक है भाई, अपने हाथों को धो के रखें। अपना जो है नेल्स एवरी वीक, कट योर नेल्स एवरी वीक, अपने जो नाखून उनको हर वीक काटें। दूसरा क्या है, अपने हाथों को धोएं, डेली नहाएं। ठीक है, डेली अपने बालों को जो है अच्छे तरीके से साफ करें। उसके बाद क्या है, ब्लो योर नोज कफ इनटू ए हैंडकरचिप टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स। तो हमेशा मतलब कि हमेशा अपने रुमाल वगैरह का प्रयोग करें, खुले में थूकने के बजाय, खुले में थूक के भी नहीं। ठीक है ना। कीप योर फिट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरीडे, अपनी जुराब वगैरह जो है वो डेली चेंज करें। उसके बाद क्या होता है भाई, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग। ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग क्या होता है, ग्रूमिंग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने आप को साफ और सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं भाई। ग्रूमिंग क्या होता है, पर्सनल जो ड्रेसिंग जो सेंस होती है वो किसके अंदर आती है, ग्रूमिंग के अंदर। अच्छा पहनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो ग्रूमिंग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने आप को साफ और सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, तो ये अपना जो यूनिट है ये कंप्लीट हो गई है बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल की। आगे की जो चैप्टर आएंगे उसके बारे में धीरे धीरे आपको करवाता रहूंगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।